इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बात लोनी से शुरू हुई थी और अब बुलंदशहर तक पहुंच गई है। एक बुजुर्ग से मारपीट के केस को धार्मिक एंगल देने के मामले में दो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। दिल्ली से यूपी तक जांच चल रही है, लेकिन अब तक न तो राहुल गांधी ने माफी मांगी और न ही ओवैसी ने खेद जताया। बहुत लोग अभी भी इस स्टोरी का जिक्र करके अब्दुल समद के नाम पर दोबारा सियासत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी मीडिया भी अब इस स्टोरी में कूद पड़ा है, इसलिए सही बात पता चले ये बहुत जरूरी है। हमारे 3 रिपोर्टर्स लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये पहलवान नाम का आदमी कौन है? क्या यही है इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड? समझिए इस रिपोर्ट से। बुलंदशहर के अनूप शहर की गलियों में रात के वक्त सन्नाटा पसरा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, किसी को नहीं पता उम्मेद पहलवान कहां है, वो गया तो कहां गया। लोनी में उम्मेद पहलवान का घर भी खाली पड़ा है। न बेल बजाने पर दरवाजा खोला और ना ही दरवाजा खटखटाने की आवाज किसी ने सुनी। खबर यह है कि बंद कमरे में पहलवान भी होता है और पहलवान के साथ अब्दुल समद भी दिखाई देते हैं। कमरे के बाहर भी दोनों एक साथ दिखते हैं और फिर अचानक एक साथ ही गायब भी हो जाते हैं। यानी एक आया तो दूसरा भी साथ आया, एक गायब हुआ तो दूसरे की भी खोज खबर नहीं। ये यूपी का नया भड़काऊ भाईजान है। अब्दुल समद तो सिर्फ एक मोहरा है। इस खेल का शातिर खिलाड़ी तो उम्मेद पहलवान है। इसके एक नहीं कई सबूत हैं। पहला सबूत देख लीजिए। अगल बगल कुर्सी सजी है और उम्मेद पहलवान इस बुजुर्ग अब्दुल समद को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। वो आगे पीछे भीड़ जमा करता है, सबके मोबाइल ऑन करवाता है और इसका फेसबुक लाइव शुरू हो जाता है। चलिए सभी को अस्सलाम वालेकुम। ये सब कुछ ऐसे नहीं होता, सबकी तैयारी पहले से होती है। सोशल मीडिया पर हेट मैसेज वाला इनविटेशन पहले ही भेज दिया जाता है। बुजुर्ग की पिटाई में जय श्री राम का एंगल फिट करने वाला उम्मेद पहलवान अब्दुल समद को नया पाठ पढ़ाता है। वीडियो देखकर, ऑडियो सुनकर ऐसा लगता है मानो इस वक्त अब्दुल का रिमोट इस पहलवान के हाथ में ही है। जैसा कि मैंने दोस्तों कहा था कि मैं आज लाइव आ रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग देखिए। चचा है मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूं कि वही चचा है जिनके साथ जुल्म हुआ है। लेट नाइट वाला ये ड्रामा ऐसे ही नहीं हुआ, ये सब कुछ प्री प्लान था। माहौल बनाने के लिए, वीडियो फैलाने के लिए, फेसबुक पर वायरल कराने के लिए, हिंदू मुसलमान कराने के लिए। कैमरे पर 1 या 2 बार नहीं, कई बार कहा गया जल्दी से जल्दी जुड़िए। आप भी सुनिए, 1 नहीं 2 बार सुनिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप लोग जल्दी जुड़िए। चचा साथ में है, मैं चचा के घर पे हूँ। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप लोग जल्दी जुड़िए। चचा साथ में है, मैं चचा के घर पे हूँ। पहलवान जितना रटाता है बुजुर्ग उतना ही बोलते हैं। पहलवान ने पहले जो कहा वो अब जो कह रहा है। सबकी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी। लोनी के इलाके में तैयारी चल रही थी, किसी की नजर नहीं गई, पर काम पहले से ही चालू था। मेरी पूरी फेसबुक लाइव में मैंने ये कहा है कि मैं 4 से 5 इन हिंदू लड़कों से नफरत करता हूं। अगर ये मेरे सामने आ जाए इनको सबक सिखाऊंगा। यूपी के भड़काऊ भाईजान ने पहले कैमरे पर धमकी भरे अंदाज में अपनी बात कही और फिर अपने भड़काऊ बयान की सारी टोपी उस बुजुर्ग के सिर पर ट्रांसफर कर दी, वो भी अपनी पीठ थपथपाते हुए। सामने बैठे जितनी बात चचा ने मुझे बताई इतनी बात मैंने बोली। मैं कसम खाता हूँ कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए एक 72 साल के बुजुर्ग की मार पिटाई की गई, उनकी सुन्नत काट दी गई। बुजुर्ग से पिटाई के मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, मगर भड़काऊ भाईजान पहले दिन ही हिंदू मुसलमान वाला राग अलाप रहा था और इस वक्त भी उसका टोन भड़काने वाला ही है। इसके वीडियो का अगला हिस्सा सुनिए, इसमें शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स की बू आ रही है। सिर्फ और सिर्फ मैं उन जालिमों को जेल में देखना चाहता हूं
जिन लोगों ने घटना की, और लोनी प्रशासन, जिला प्रशासन से ये मेरा निवेदन है कि यदि माने कि सरकार के दबाव में ना आकर, सरकार की धमकी में ना आकर उन लोगों को पकड़े जिन लोगों ने चचा की दाढ़ी काटी, जिन लोगों ने चचा को मारा। ये आदिल, आसिफ, रिजवान और तमाम मुस्लिम नाम, इनको लेकर पब्लिक को गुमराह करने का काम ना करें, जबरदस्ती फंसाने की बात ना करें, जबरदस्ती किसी मुसलमान को जेल भेजने का काम ना करें। पहला फेसबुक लाइव काफी नहीं था तो दूसरा फेसबुक लाइव किया गया, मगर इस बार अनूप शहर में हिंदू मुस्लिम करना उम्मेद पहलवान को भारी पड़ गया है। उसके खिलाफ यहां भी एफआईआर दर्ज हो गई है। भड़काऊ भाईजान को इसका अंदाजा शायद पहले से था, इसलिए उसने बहुत चालाकी से बहुत सेफ प्ले किया। ताजा फेसबुक लाइव में एक आपराधिक मामले को जानबूझकर धार्मिक एंगल दिया और राम रावण का जिक्र करते हुए अपने फेवर में कैमरे पर आकर माहौल भी बनाया। आज एक बात सुन लेना, ज्यादा नहीं कहूंगा, रामायण की बात बता देता हूं मैं आपको कि रावण बहुत बुद्धिजीवी, बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए रावण की पूजा करते कुछ जगह। मगर राम क्यों जीते? राम इसलिए जीते कि राम के साथ उनका भाई था लक्ष्मण और रावण के साथ उनका भाई गद्दार था। बस मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं समझा सकता। राम इसलिए जीते कि उनके साथ उनके भाई थे और रावण इसलिए हारा कि रावण के साथ उनका भाई नहीं था। आप मेरे साथ रहो इंसाफ में, मैं हक बात कहूं तो कहूं। दोस्तों देखिए, मैं एक बात और कह, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन है और मैं काफी घंटे से सिकंदराबाद हूं और ये प्यार अनूप शहर, ये प्यार मुझे इससे भी ज्यादा भीड़ थी, मैंने मना कर दिया कि आप लोग चले जाइए। मैं जब अनूप शहर में घुसा तो ये सब लोग मेरे स्वागत में खड़े थे। यूपी का भड़काऊ भाईजान पहले कुछ फैलाता है, बाद में कुछ और ही घुमाता है। मगर फेक न्यूज प्रकरण में पीड़ित अब्दुल समद को अपने घर ले जाकर झूठा बयान दिलवाने और जय श्री राम वाली पटकथा फैलाना उम्मेद पहलवान को भारी पड़ गया है। लोनी में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इसे चोर की दाढ़ी में तिनका ही कहेंगे कि एफआईआर का पता चलते ही पहलवान फरार हो चुका है। उसे पता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जगह जगह छापेमारी हो रही है और उसका बचना मुश्किल है। इंडिया टीवी के 2 संवाददाताओं ने अनूप शहर से लेकर लोनी तक पहलवान और अब्दुल समद दोनों को ट्रैक करने की कोशिश की, मगर किसी का कोई अता पता नहीं चला। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान इदरसी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद हम उनके घर पहुंचे थे, लेकिन वो यहां घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस कह रही है कि वो कई और ठिकानों पर उमेश पहलवान को पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। अंदर ये गली जा रही है। दरअसल यहाँ पर उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो अभी भी घर के अंदर हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब्दुल समद सैफी ही बता पाएंगे, बोल पाएंगे। ये उनका घर है और इस घर में जो महिलाएं हैं उनसे हमने बात की। उनसे हमने ये भी पूछा कि जब वो तस्वीर उन्होंने देखी, वो विजुअल्स देखे, वीडियो देखे, तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उम्मेद पहलवान से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि मोबाइल उनका स्विच ऑफ है, लेकिन बीच बीच में उनसे बात हुई। औपचारिक तौर पर अब पुलिस की कार्रवाई और अग्रेसिव होती जा रही है और जल्द से जल्द संभवतः ये भी हो सकता है कि आगे और गिरफ्तारियां हों। उम्मेद पहलवान पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा है। वो फेसबुक लाइव तो करता है मगर पुलिस के सामने नहीं आता। हाँ, अपनी बात कहने के लिए और खुद को पाक साफ बताने के लिए कैमरे पर आकर इंटरव्यू जरूर देता है। यूपी का भड़काऊ भाईजान बहुत शातिर है। इसे मालूम है कब, कहां और कैसे क्या बोलना है, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल कैसे फिट करना है, इसे सब पता है। अब सवाल यह है कि फेसबुक लाइव के बाद और एफआईआर दर्ज होने के बाद उम्मेद पहलवान कहां फरार है, क्यों फरार है, उसके घर पर ताले क्यों लगे हैं। इसकी एक पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी है, कैमरे पर बहुत कुछ है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लोनी में इसके घर के बाहर भी बहुत कुछ है। पवन नारा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उम्मेद पहलवान इदरसी के ऑफिस में हैं।
ये वो अमन पैलेस है जहां उनकी नेम प्लेट भी लगी है और समाजवादी पार्टी के रंग भी देख सकते हैं शटर पर। इसके बगल में ही अगर आप देखेंगे तो ये एक बोर्ड है जो हटा दिया गया है। इस पे लिखा गया है चौधरी उमेद पहलवान, प्रदेश सचिव युवजन सभा व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इदरसी समाज। मोबाइल नंबर लिखा गया है, मकान नंबर का एड्रेस है और ऊपर लिखा गया है मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये सिर्फ बैनर और पोस्टर नहीं है। फेसबुक पेज पर उमेद पहलवान इदरसी अक्सर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ अपनी तस्वीरें साझा करता है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी के प्रतिनिधि के तौर पर उसकी नियुक्ति का पत्र भी फेसबुक की वॉल पर चस्पाया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि वो प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी भी रह चुका है। यूपी चुनाव के सियासी मौसम में उमेद पहलवान ने हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड यूं ही नहीं खेला। फेसबुक पर इसके टाइमलाइन पर चले जाइए, आपको मोदी विरोध का वीडियो भी मिलेगा, योगी से नफरत के डायलॉग्स भी मिलेंगे और किसानों के नाम पर भड़काने वाले बयान भी मिलेंगे। एक सैंपल आपके सामने है। हम तुम्हें लाठी देंगे, डंडे देंगे, तुम्हारे गोली मारेंगे, तुम्हारे रबड़ की गोली चलाएंगे। तो बताइए दोस्तों, नौजवान साथियों, क्या आज इस अंधी बहरी गूंगी सरकार ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तराई तराई मचा रखी है, समाजवादी सरकार फिर से आएगी, फिर समाजवादी परचम लहराएगा। नौजवान मैं कह देना चाहता हूँ उस नातारी निकम्मी सरकार से उनको चेतावनी देता हूँ कि अगर इस बीजेपी नातारी निकम्मी सरकार ने जल्द ही किसानों के हक में फैसला नहीं लिया और इस काले कानून को वापस लेने का काम नहीं किया तो समाजवादी का एक कार्यकर्ता, एक नौजवानों की बातों को लेकर और किसानों की बातों को लेकर इसी तरीके से रोड पर उतरने का काम करेगा। बीजेपी का सीधा आरोप है कि एक आपराधिक मामले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश, कुछ और नहीं, यूपी चुनाव से पहले योगी और मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की वेल प्लान्ड साजिश है जिसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। चुनावी माहौल जैसे जैसे बनता जा रहा है, क्योंकि कुछ महीने रह गए हैं चुनावों के, सरकार ने जिस प्रकार से विकास काम किए हैं और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का मुकाबला उत्तर प्रदेश में हुआ है और आज कोरोना का संक्रमण भारतवर्ष में न्यूनतम स्तर पर उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है, विपक्ष में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट है। और मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ लोग इसको सांप्रदायिक माहौल पैदा करके अफवाहों के आधार पर, गाजियाबाद की घटना बहुत बड़ा इसका उदाहरण है कि अफवाहों के आधार पर सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है और सरकार पूरी तरीके से जनता के प्रति जवाबदेह और वचनबद्ध है, सबके साथ न्याय और किसी प्रकार की सांप्रदायिक या जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनको प्रश्रय उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। ये समझने के लिए सैंपल नंबर 2 देखिए और गौर से उमेद पहलवान का ऑडियो सुनिए। उमेद पहलवान के इन ऑडियो वीडियो से इतना तो क्लियर है कि मोदी और योगी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी आज से नहीं चल रही, पिछले कई महीनों से इसका खाका तैयार किया गया है और उमेद पहलवान इसका एक मेन किरदार है। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उमेद पहलवान का पॉलिटिकल एंगल एस्टैब्लिश हो चुका है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, मगर अभी इस कहानी में और भी ट्विस्ट आएंगे। बुजुर्ग की पिटाई को धार्मिक एंगल देने वालों से लेकर यूपी चुनाव से पहले समाज का माहौल बिगाड़ने वाले सभी तत्वों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यह आदमी पिछले 24 घंटे से फरार है, पुलिस से बचता घूम रहा है, कार में घूम रहा है,
पुलिस इसकी लोकेशन ट्रैक कर रही है। इस वक्त भी इसकी लोकेशन वेस्टर्न यूपी की मिली है। पुलिस को डर है कि इस पहलवान के दिमाग में भड़काने का कुछ और भी काम चल रहा है। कुछ बातें नेताओं ने कही, कुछ बातें एडीजी लेवल के अधिकारियों ने बताई। क्या गाजियाबाद में सिर्फ एक प्रयोग हुआ जिसका असली टेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होना था? अब्दुल समद तो मोहरा था, पुलिस के मुताबिक खेल पहलवान कर रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की तो पुलिस का शक पहलवान की तरफ गहराया। दरअसल इस पूरे मामले में अब्दुल समद जब पहली बार 5 तारीख को थाने पहुंचे थे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मारपीट की घटना का जिक्र किया था, लेकिन समद जब पहलवान के साथ दोबारा थाना पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ इस मामले में जय श्री राम की बात का जिक्र किया बल्कि वंदे मातरम का भी जिक्र किया। पुलिस ने इस मामले में शक तब और गहरा गया जब समद ने इस मामले में आरोपियों के नाम एफआईआर में नहीं लिखवाया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो जांच का दायरा पहलवान की तरफ बढ़ता चला गया और यहीं से शक की सुई पहलवान की तरफ पूरी तरीके से घूम गई। पहलवान के दिमाग में साजिश का पूरा प्लान तैयार था। यूपी में आग कैसे लगानी है, कैसे फसाद कराना है, किसको फायदा पहुंचाना है, पहलवान के इस दंगा टूल किट में सब कुछ था। दोस्तों, मेरे पास जो आज बैठे हैं बड़े मियाँ, मैं इनकी सूरत आपको दिखाता हूँ। आज पहलवान की दंगा टूल किट को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताना जरूरी है। सबसे पहले 7 जून के इस वीडियो को देखिए जब उसने फेसबुक के जरिए सांप्रदायिक जहर का सीधा प्रसारण किया था। सूफी अब्दुल समद फेसबुक लाइव करने के लिए पहलवान ने पूरा सेट तैयार किया। फ्रेम में आने वाली हर चीज सोच समझ कर रखी गई। कैमरा कहां फिक्स करना है, बैकग्राउंड में किसकी पिक्चर रखनी है, अब्दुल समद को कहां बैठाना है, उसे कब रोना है, कब चुप रहना है, पूरी टाइमलाइन तैयार की गई और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मैसेज पहुंचाया गया। ये देखिए, ये इनकी चोटें हैं, आप देखिए किस तरीके से। पुलिस को जांच में पता चला कि अब्दुल समद को फेसबुक लाइव के साथ में बैठाने के पीछे पहलवान का एक बड़ा प्लान काम कर रहा था। दरअसल वो अपनी दंगाई टूल किट के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की एक खतरनाक योजना बना रहा था। उसका इरादा था कि वो उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां पर दंगा भड़काए, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे वो जिले शामिल थे जो दरअसल एनसीआर के लिहाज से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद सेंसिटिव हैं। पुलिस ने हमें यह बताया कि अब्दुल समद का सबसे पहला टेस्ट लोनी गाजियाबाद था। इसके अलावा अलीगढ़, मुरादाबाद में भी दंगे भड़काने की साजिश थी। दंगे भड़काने की टूल किट के टारगेट पर देवबंद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और बिजनौर भी था। पहलवान की प्लानिंग कितनी खतरनाक थी उसके बारे में खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हमें बताया है। ये क्षेत्र जहां से संबंधित है वो संवेदनशील क्षेत्र है। पहला थी कि वो एनसीआर है और दूसरा वहाँ मिक्स्ड पॉपुलेशन का इलाका है। तो ऐसी जानबूझ के साजिश की जा रही थी कि स्थानीय पुलिस प्रशासन और अल्टीमेटली शासन की छवि खराब की जाए कि उत्तर प्रदेश में माहौल इस तरह का है। इस पे एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें कार्रवाई की गई है, उचित धाराओं में की गई है। और ये नहीं कि कोई पहली बार ही ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में लगभग 1107 ऐसे मामले हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव या भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण किए गए हैं। तो इन्हीं ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कुलसित और गलत प्रयास था यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासन को गलत तरीके से पेश करने के लिए कि यहाँ कानून व्यवस्था का राज नहीं है। तो ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके कारण ही एफआईआर दर्ज करके सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे जो कि विधिक होगी और न्यायिक तरीके से की जाएगी।
अब सवाल है कि पहलवान को इससे क्या फायदा था। दरअसल पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है। उसे जैसे ही अब्दुल समद की कहानी पता चली, उसका दिमाग एक्टिव हो गया और उसने अब्दुल समद एपिसोड को आने वाले चुनाव में पॉलिटिकली कैसे कैश करना है, उसकी पूरी प्लानिंग बना ली। आप देखिए किस तरीके से अब्दुल समद प्रकरण के जरिए पहलवान की कोशिश पोलराइजेशन करने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस तरह के वीडियो से ध्रुवीकरण करना आसान। पहले भी इस तरह के वीडियो से इस इलाके में तनाव और पोलराइजेशन दोनों देखे गए हैं, लेकिन गाजियाबाद पुलिस की वक्त पर की गई कार्रवाई से प्लान पूरी तरह से फेल हो गया और पोलराइजेशन की जगह हकीकत सामने आ गई। पहलवान ने स्टोरी लिखी और अब्दुल समद पढ़ते गए। अंजाम तक नहीं सोचा कि वो एक बड़ी साजिश का मोहरा बन चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में सब शीशे की तरह साफ कर दिया। जब जान रहे थे कि ये मारपीट किसके द्वारा की गई, तो फिर जो है एफआईआर में नाम नहीं लिखा। ये एक ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में नई एफआईआर जो लिखाई गई है वो जानबूझ करके फैक्ट्स को छिपाने की और चीज़ों को एक नया रंग देते हुए जो असली घटनाक्रम है उसको उससे हट करके, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता आए, क्षेत्र में तनाव बढ़े और धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द डिस्टर्ब हो। अब तक अब्दुल समद जो पहलवान के स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, उस स्क्रिप्ट को आरोपी सद्दाम ने खारिज कर दिया। सद्दाम ने बताया कि 5 जून को अब्दुल समद की पिटाई के दौरान वो मौजूद था और क्या हुआ था, पूरी कहानी बताई। सूफी जी 5 तारीख को आए, 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज भाई के पास आए थे। इम्तियाज भाई बोले मुझसे इनको लेके बंथला चला गया परवेश के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेश का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेश बोला कहाँ पर, मैं बोला रास्ते में। उनको आ गया 5 मिनट में, ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेश ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। तो फिर इम्तियाज भाई के पास फ़ोन करा परवेश ने, उनके ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, कहने इंतजार ने करवाया तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर, मुझे इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे, ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेश के भी थे 5-6 लड़के, ठीक है सर। तो वहाँ पर आने के बाद अनस, आवेश, आदिल, बाबू बिहारी और आवेश, जी सर। आप कहाँ थे वहाँ उस समय? जी सर। आप उस समय कहाँ थे? मौजूद था सर मैं वहाँ पर। सद्दाम ही बुजुर्ग को बाइक पर बैठाकर परवेश के घर ले गया था और इंतजार ने मौलवी को मिलवाया था। आदिल भी वहीं पर मौजूद था जहां अब्दुल समद की पिटाई की गई थी। आज सद्दाम और इंतजार दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में कोर्ट से जमानत भी मिल गई। लेकिन अभी दंगा टूल किट का मास्टरमाइंड पहलवान पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसके पकड़े जाने के बाद ही असल साजिश का खुलासा हो पाएगा। इस बीच पहलवान दंगा टूल किट की एक और साजिश पकड़ी गई है। सबसे पहले पिटाई वाले इस वीडियो को देखिए। आरोप है कि यह वीडियो पहलवान ने ही डायरेक्ट किया है। आरोप यह भी है कि वीडियो के ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह आरोप कोई और नहीं, यूपी सरकार के मंत्री लगा रहे हैं। जो वीडियो है उसके अंदर भी एक चीज साफ हो रही है कि उसके अंदर वॉइस नहीं है, मगर किसी ने मेक ओवर वॉइस लगाई है, ऊपर से वॉइस डाली है। तो उसकी फोरेंसिक जांच भी हो रही है, वो साफ हो जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन इसमें एक चीज साफ हो रही है कि समाजवादी पार्टी लगी है कि सत्ता 22 की जो है और उसकी चाबी सांप्रदायिकता के माध्यम से कहीं ली जा सके तो लेने का वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। पहलवान की साजिश उजागर होने के बाद सबसे ज्यादा सवाल समाजवादी पार्टी पर उठा है। देखिए, लोनी प्रकरण में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है। उम्मेद पहलवान के उस
फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले हैं समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह की चीज आना ये बहुत गंभीर विषय है। हालांकि हमारी पुलिस इस पर पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। काफी लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR करके उनको जेल में भी डाला हुआ है और लोग ढूंढे जा रहे हैं। ये उमेद पहलवान फरार है और ये समाजवादी पार्टी के सदस्य है, तो ये अपने आप में एक प्रश्न बनाता है। इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, क्या कहा सुनिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और इस योगी सरकार को आप जंगल राज कहें, रावण राज कहें, कुछ भी कह सकते हैं। यहां भीड़ किसी को मार सकती है, यहां इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, हत्यारे का वेलकम भारतीय जनता पार्टी करने लगती है। ये उत्तर प्रदेश है। प्रतापगढ़ में एक शराब माफिया पत्रकार की हत्या करा देते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी की पुलिस कह देती कि आम हत्या है। गाजियाबाद का वीडियो आने के बाद जिसमें भी थोड़ी मानवता है उसको अंदर से उस वीडियो ने झकझोर दिया। अब पुलिस कह रही है कि ताबीज का मामला है, वो परिवार कह रहा है हमारा ताबीज से कोई लेना देना नहीं, हम बढ़ाई का काम करते हैं। तो किसकी मानी जाए? और अगर किसी ने फेसबुक पर या ट्विटर पर वो बात रख दी और कानून व्यवस्था सरकार देखे, ये सवाल अगर कर दिया तो अब आप FIR का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहलवान के बैकअप में खड़ी है क्योंकि सवाल कोर वोट बैंक का है, जबकि पुलिस सच उजागर करने में जुटी है क्योंकि सवाल समाज का है। अब जो हमारी अन्य एजेंसियां हैं उनके साथ भी हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं और कोई भी व्यक्ति जो कि इस तरह के माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, ये उसके लिए चेतावनी है कि हम उन पे जो भी विधिक कार्रवाई है, जो कानून के तहत हमें अधिकार प्रदत्त हैं, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पर यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और किसी को भी ये परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो माहौल खराब करने की कोशिश करे उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दिशा निर्देश जारी हैं और ADG लॉ ऑर्डर लगातार हर एक चीज पर नजरें गड़ाए हुए हैं। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV, लखनऊ। आपने उत्तर प्रदेश के ADG की बात सुनी, आपने अलग अलग नेताओं की बात सुनी। गाजियाबाद के बारे में यूपी सरकार क्या सोचती है, इस पर मैंने थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य से बात की। इस बातचीत का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। इस वक्त दो मामले जो हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तो गाजियाबाद के लोनी का मामला जिसमें झूठी खबर को वायरल करके तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, और दूसरा राम जन्मभूमि की जमीन को लेकर है। तो पहले मैं आपसे लोनी के आपराधिक मामले के बारे में पूछना चाहता हूं, जिसमें कई पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और आरोप यह लगाया जा रहा है कि क्योंकि ये सभी लोग योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार की आलोचना करते थे, इसीलिए इन्हीं को टारगेट किया गया। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश इस समय बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए आगे बढ़ रहा है विकास के पथ पर। कोविड जैसी महामारी का सामना करने के बाद भी, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों का जीवन भी बचे, जीविका भी बचे, ऐसे समय में जिस समाजवादी पार्टी का नाम आप ले रहे हैं उसको मैं सांप्रदायिक पार्टी कहता हूं कि यह पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेने की कोशिश करती है। इसमें कांग्रेस भी सहयोग करती है और कुछ छुटभइये राजनीतिक दल भी उनके सहयोग में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बता दूं कि इस प्रकार की कोई शरारत प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई यह सोचे कि हम कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और इसके कारण से कुछ भी गलत करेंगे और बच करके निकल जाएंगे, तो वह मैं समझता हूं संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, सुशासन देना। जो इस प्रकार के अपराध करने का प्रयास करेंगे
कानून के दायरे में लाकर के उनको दंड दे। लेकिन इस पूरे मामले में जो आरोप शुरुआत में लगाया गया था वो ये था कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ लोग पकड़कर ले आए, उनके साथ मारपीट की, उनकी दाढ़ी काट दी, वीडियो बनाया और उनसे जय श्री राम वंदे मातरम कहने को कहा गया, उन्हें मजबूर किया गया। तो मैं आपसे सीधे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, क्या जांच में इस मामले में कोई भी ऐसा कम्युनल एंगल पाया गया है? देखिए, ये जो साजिश इस तरह की जो प्रदेश के अंदर रची जा रही है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के रची जा रही है। दुष्प्रचार करना, सरकार को बदनाम करना, हिंदू संगठनों को बदनाम करना। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भी सजग है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सजग है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, कोई अगर किसी से जय श्री राम बुलवाता है, कोई जय श्री राम बोलता है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन उस विषय को लेकर के अगर कोई आरोप लगाने का काम करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरन किसी मुस्लिम से और जय श्री राम बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कौन है इसका पता किए बगैर इसको जो प्रचारित करने का काम किया, वो कोई भी हो, वह गलत किया है। और जो गलत किया है पुलिस उसकी जांच कर रही है, और जो उस जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। केशव जी, इसके अलावा इन्हीं व्यक्ति का, इन्हीं बुजुर्ग मुस्लिम शख्स का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें वो ये बता रहे हैं रोते रोते कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन ये वीडियो कोई और शख्स बनवा रहा था, वो उनके बगल में बैठा था। उस व्यक्ति की अखिलेश यादव के साथ फोटो भी अब सामने आ चुकी है। तो क्या आप सीधे सीधे कहेंगे कि इसके पीछे एक राजनीतिक दल है, सपा है? मैंने आपको शुरू से में बताया कि समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके सांप्रदायिक पार्टी रख देना चाहिए, जो सांप्रदायिक पार्टी बन करके माहौल खराब करने का प्रयास करती है। अगर सपा से रिश्ते नहीं होते तो इस प्रकार की कोई कोशिश ही नहीं होती। इस पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है, जब ये सत्ता में होते हैं तब तो पूरी छूट दे देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं कि जो मन आए वो करो, और कोई कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ नहीं होती है। जब सत्ता में नहीं है तो ऐसे लोगों को फिर संगठित करना, सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना और ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना, वो स्वीकार नहीं है। इसीलिए उस पर जो अभियोग है दर्ज करके उसकी विवेचना हो रही है। गाजियाबाद से लेकर अयोध्या तक आरोप प्रत्यारोप का यह सारा खेल चुनाव को लेकर हो रहा है, और एक सियासी खेल बिहार में भी चल रहा है। एलजेपी में चाचा पशुपति पारस के अध्यक्ष बनने पर चिराग पासवान ने क्या कहा, यह आपको दिखाएंगे बस इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।